डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट जो क्लास 12 के बच्चे हैं, समाजशास्त्र का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि इसमें 15 अति लघु उत्तरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए आइए समय को नविष्ट करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हम लोग का है सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे हम लोग आरटीआई बोलते हैं। आरटीआई एक्ट जो होता है या सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ और इसका क्या तात्पर्य है? तो इसके आंसर में अगर बात की जाए, उत्तर सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। यह एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो यह आपका सूचना का अधिकार अधिनियम जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। जो हम लोग का सेकंड प्रश्न है, जनसांख्यिकीय लाभांश से आप क्या समझते हैं? तो जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब क्या होता है, ये चलिए देखते हैं। किसी देश की कार्यशैली जनसंख्या का पराश्रित अनुपात और कार्यशील जनसंख्या से अधिक हो तो उसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। सामान्यतः जनसांख्यिकीय लाभांश जनसंख्या में काम न करने वाले पराश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होती है। तो एक तरीके से काम करने वाले और काम न करने वाले की जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम लोग, तो एक तरीके से देखा जनसांख्यिकीय लाभांश से कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का तीसरा प्रश्न है, सहकारी लोकतंत्र क्या है? तो आइए चलिए देखते हैं। सहभागी लोकतंत्र जो होता है, सहभागी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समूह या समुदाय के सभी सदस्य एक साथ भाग लेते हैं। तो जब किसी भी समुदाय या समूह के सभी सदस्य जब एक साथ भाग लेते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं सहभागी लोकतंत्र। जैसे कोई काम नहीं होता है, हम लोग मिलकर किसी काम को करते हैं, तो वहाँ कहता है सहभागिता हो गया। तो उसी प्रकार से लोकतंत्र में भी जब सभी लोग मिलकर सपोर्ट अपना करते हैं तो उसे सहभागी लोकतंत्र कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किन कारणों से भारतीय महिलाएं आज भी भूमि की मालिकाना हक से वंचित हैं? तो उत्तर में अगर देखा जाए तो उत्तराधिकार के नियमों और पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था के कारण भारत के अधिकांश भागों में महिलाएं जमीन की मालिक नहीं होती हैं। तो एक तरीके से ये प्राचीन परंपरा से यानी पितृवंशीय व्यवस्था से ही चलता चला आ रहा है कि महिलाएं जो है उनको मालिकाना हक नहीं दिया जाता है, मुख्यतः भूमि में। डियर स्टूडेंट्स, और भी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियोस बनाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। मैंने वहाँ पर लिंक दे रखा है और उन प्रश्नों को आप देख लें। वो सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। विश्व को सामाजिक आंदोलन ने किस प्रकार बदला? तो इसके उत्तर को देखते हैं। विश्व के सामाजिक आंदोलनों ने अश्वेत लोगों के समान अधिकार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष ने विश्व को मौलिक रूप से बदल दिया। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो चलाया गया समान अधिकार श्वेत अश्वेत का सबसे बड़ा लफड़ा वहाँ पर है, और रंगभेद के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भी अपना सपोर्ट किया हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। तो ये मुख्य रूप से विश्व को सामाजिक आंदोलन ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। ये जो मुख्य रूप से दो चलाए गए आंदोलन थे। स्टूडेंट्स, जो छठवां प्रश्न है यह आपके लघु उत्तर में भी पूछ सकता है और अति लघु में तो समझ लीजिए है इसके लिए। तो इसमें अपनी विचारधारा को देना है हम लोगों को। तो वर्तमान को समझने के लिए अतीत का होना आवश्यक है, परिभाषित करें। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, वर्तमान को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अतीत के कुछ पक्षों की भी जानकारी हो। अतीत का यह ज्ञान किसी भी व्यक्ति या समूह या फिर भारत जैसे पूरे देश को जानने हेतु आवश्यक है। भारत का इतिहास काफ़ी समृद्ध एवं विस्तृत है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। भारत के अतीत की जानकारी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत को जानने से मिलती है। भारत के अतीत को जानना है, प्राचीन जानना होगा, भारत का इतिहास जानना होगा, तो उसके प्राचीन और मध्यकालीन भारत को जानने से मिलती है। जबकि आधुनिक भारत को जानने के लिए औपनिवेशिक काल को जानना अति आवश्यक है। तो ये अतीत होता है कि हमारे देश में क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे हमारे देश की नींव है, या हमारे मिट्टी क्या खासियत है, हमारे संस्कृति क्या खासियत है। तो इसके लिए इन चीज़ों का अध्ययन होना बहुत ही ज़रूरी है, मुख्यतः अतीत की चीज़ों का। डियर स्टूडेंट्स, सातवें प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, कमेंट्स बॉक्स में आप नहीं बता पाते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा ये सेव कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है और आप इस नंबर के थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों के इन्फॉर्मेशन को आप इस पर सेंड कर दीजिएगा। जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए मैं इस पर आपको फिर वीडियो बनाकर आप अवेलेबल करा दूंगा। तो प्रश्न संख्या 7 पर पहुँचते हैं हम लोग। औपनिवेशिक शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, औपनिवेशिक शासन के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था तथा अन्य कानूनों ने उच्च जातियों के अधिकारों को वैध मान्यता प्रदान की। अब यह जातियां सामंती वर्गों के स्थान पर आधुनिक अर्थों में भूस्वामी बन गई। तो यही जो कहलाता है हम लोग का कि यानी भू राजस्व व्यवस्था जो थी औपनिवेशिक शासनकाल में कुछ ऐसी थी। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों को देखने के साथ ही साथ उनके उत्तर को देखते हुए लाइक भी जरूर करते रहें। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। सर्वेक्षण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा,
ऐसी यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। यानी सर्वेक्षण प्रणाली जो होती है, यह किसी भी प्रश्नों को बड़ी संख्या में जब लोगों से पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि सर्वेक्षण किया गया। जैसे कोई भी प्रश्न होता है, कोई भी घटनाएं होती हैं, तो उनका सर्वेक्षण प्रणाली के थ्रू ही हम लोग कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। प्रश्न 9वें प्रश्न की ओर। नातेदारी के प्रमुख प्रकार लिखिए। नातेदारी क्या होता है? तो उत्तर में अगर बात की जाए तो नातेदारी के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से अगर देखते हैं हम लोग तो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? रक्त संबंधी नातेदारी और दूसरा क्या होता है? विवाह संबंधी नातेदारी। जैसे भाई बहन का रिश्ता हो गया, चाचा हो गया, ताऊ हो गए, बुआ हो गई, मौसी हो गई आदि। तो ये सभी जो होते हैं रक्त संबंधी नातेदारी होती है। सेकंड देख रहे हैं हम लोग कि विवाह संबंधी नातेदारी क्या होता है? जैसे पति पत्नी का संबंध हो गया, बहनोई हो गया, दामाद जी के साथ जो हो गया, जीजा, फूफा, भाभी आदि। ये जो होते हैं ये सभी अगर किसी को रिलेशन मिलते हैं, संबंधित है, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? विवाह संबंधी नातेदारी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। आकारिक तथा सामाजिक जनसांख्यिकी क्या है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आकारिक जनसांख्यिकी यह जनसंख्या का एक सांख्यिकी तथा परिणामात्मक विश्लेषण है जिसमें जन्म, मृत्यु, प्रवासन, जनसंख्या के आंकड़ों का मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोग प्रवासन मतलब दूसरे जगह चले गए हैं। तो इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। तथा सामाजिक जनसांख्यिकी में जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आने वाले जितने भी आगे कम्पिटिटिव एग्जाम रहेंगे, आने वाले समय में नौकरी वोकरी के लिए भी, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, अब आप लोग लग जाइए एग्जाम में और सबके मेहनत करिए और अच्छे परसेंटेज के साथ पास होइए। और इस परसेंटेज का आपके भविष्य में बहुत ही यूजफुल योगदान रहेगा। इसलिए इस बार ढिलाई ना करें, पूरी मजबूती के साथ पढ़ें। प्रश्न संख्या 11 पढ़ते हैं, 11 चलते हैं हम लोग। भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में क्या परिवर्तन हुआ? इसका उत्तर जो हो जाएगा भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में परिवर्तन किया गया जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा सार्वभौमिक मताधिकार आदि को सम्मिलित किया गया है। साथ ही भारतीय समाज के आधुनिकीकरण हेतु प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता आदि को सम्मिलित किया गया है। तो परंपरागत ढांचा जो बनाया गया समानता के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर बनाया गया और साथ ही साथ प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता को भी इसमें क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया, जिसे हम लोग कहते हैं ये परंपरागत ढांचा है, यानी भारत का परिवर्तित परंपरागत ढांचा। 12वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में कौन से मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण थे? तो देखा जाए तो इसके कई मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हमने 3 मुद्दों को शामिल किया हुआ है, जिसमें कि पहला है भारत में कृषि पैदावार का कम होना। भारत में जो मुख्य मुद्दे हैं तो उसमें भारत में कृषि पैदावार का कम होना। दूसरा जो है भारत का आयातित अनाज पर अधिक निर्भर होना। और तीसरा जो हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग में गहन गरीबी का होना। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। और साथ ही साथ ये तीनों जो इसके हैं स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो उभर कर आए थे यही थे। और बाद में पंचवर्षीय योजना में इसे दूर करने का प्रयास भी किया गया था। डियर स्टूडेंट, जो हम लोग का 13वां प्रश्न है, शोध कार्य में सार्वजनिक स्थान की भूमिका का क्या महत्व है? शोध कार्य हम लोग जब करते हैं कोई, तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा इसका, शोध प्रक्रिया में सार्वजनिक स्थान की भूमिका का विशेष महत्व है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित लोगों से जानकारी एवं सूचना प्राप्त कर शोध कार्य आसानी से क्या कर लिए जाते हैं? पूरे किए जाते हैं। तो शोध कार्य जो है यह सार्वजनिक स्थान इसमें अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टूडेंट्स, जो हम लोग का 14वां प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन के प्रमुख लक्षण के बारे में बताइए। तो सामाजिक आंदोलन का प्रमुख लक्षण क्या होता है? सापेक्षिक वंचन सामाजिक आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत है। जो सापेक्षिक वंचन एक सिद्धांत दिया गया सामाजिक आंदोलन के लिए, प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब एक सामाजिक समूह यह महसूस करता है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से निम्न स्थिति में है। निम्न स्थिति का मतलब कि उसकी स्थिति खराब हो चुकी है और तुच्छ वो समझा जा रहा है समाज में। यह सिद्धांत सामाजिक आंदोलनों में मनोवैज्ञानिक भूमिका पर बल देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका सामाजिक विज्ञान के लिए, समाजशास्त्र के विषय के लिए। तो सामाजिक आंदोलन के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो यह जो सिद्धांत दिया गया सापेक्षिक वंचन, यह एक प्रमुख सिद्धांत है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सपोर्ट के लिए एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिसे आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर सेव करके इस नंबर के थ्रू भी आपको कोई समस्या होती है तो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 में पहुँचते हैं हम लोग। सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में बताइए। तो इसका जो उत्तर है, सामाजिक परिवर्तन वह अवधारणा है जिसका संबंध किसी भी परिवर्तन से, अगर किसी प्रकार का अगर चेंजिंग होती है तो उसे हम लोग परिवर्तन में यूज़ करते हैं, सामाजिक परिवर्तन में, तथा जिसका प्रभाव समाज पर निश्चित रूप से पड़ता है। तो जाहिर सी बात, अगर देखते हैं हम लोग सामाजिक परिवर्तन में अगर कोई भी अवधारणा ऐसी आती है जिसमें संबंध
किसी भी संबंध परिवर्तन से होता है, तो जिसका प्रभाव क्या होता है, समाज पर निश्चित रूप से पड़ता ही पड़ता है। अभी देख भी रहे हैं आपके कोरोना काल में भी जितने प्रकार के सामाजिक परिवर्तन होता है उसका समाज पर निश्चित रूप से प्रभाव देखने को पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपका पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।